हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है पिथौरागढ़ जनपद। और पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित मैंने इससे पहला वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे जरूर देखें। और हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता है पिथौरागढ़ जनपद। पिथौरागढ़ जनपद का हम नदी तंत्र इसमें डिस्कस करेंगे। और यदि नदी की बात करते हो तो काली नदी, जो काली नदी है ये पिथौरागढ़ में स्थित लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, जो लिपुलेख दर्रा यह पिथौरागढ़ को पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ देता है। यदि पूछे जाए आप लोगों से कि जो लिपुलेख दर्रा वो पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता है, तो किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। इसी दर्रे के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा संपन्न की जाती है। और इस दर्रे के निकट में एक स्थान पड़ता है काला पानी। इसके दर्रे के पास में एक स्थान पड़ता है काला पानी, और काला पानी नामक स्थल से ही काली नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। एक बार फिर से, काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, काला पानी नामक स्थान से होता है। नदी तंत्र हम देखते हैं। जक्सर श्रेणी के, जक्सर श्रेणी के पूर्व में, जक्सर श्रेणी के पूर्व में एक स्थान पड़ता है काला पानी, काला पानी। और काला पानी से काली नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का, काली नदी का, काली नदी का उद्गम होता है। यदि पूछे जा कि काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो काला पानी से होता है। और काला पानी के पास में जक्सर श्रेणी के पूर्व से। अब यहाँ पे काली नदी ऐसे चलती है। यहाँ पे क्या होता है, जक्सर श्रेणी के, जक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से, पश्चिमी ढाल से एक नदी आती है जिसका नाम होता है कुठ्यांग गटी, कुठ्यांग गटी। ये क्या होती है, गुंजी नामक स्थान पर, गुंजी नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। एक बार फिर से, जो जक्सर श्रेणी पश्चिम ढाल से, जक्सर श्रेणी के पश्चिम ढाल से कुठ्यांग गटी नदी आती है। और ये गुंजी नामक स्थान पर काली नदी में क्या जाती है, विलीन हो जाती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा काली नदी की सबसे प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो प्रथम की यदि बात कर जाए तो हो जाएगी कुठ्यांग गटी। फिर काली नदी आगे बढ़ती है। जैसे ही काली नदी आगे बढ़ती है तो काली नदी के मन अच्छे से आती है, इसे बोलते हैं पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा। और पूर्वी धौली गंगा जो उद्गम स्थल है वह है, पूर्वी धौली गंगा का जो उद्गम स्थल है वह है गोवन खान हिमनद। और ये पिथौरागढ़ के खेला नामक, खेला नामक या तवाघाट नामक स्थान पर काली नदी मिल जाती है। तो एक बार फिर से, पूर्वी धौली गंगा गोवन खाना हिमनद से निकलती है और खेला नामक या तवाघाट नामक स्थान पर काली नदी मिल जाती है। फिर काली नदी आगे बढ़ती है ऐसे ही। फिर क्या होता है, पीछे से एक नदी आती है जिसका नाम होता है गौरी गंगा, गौरी गंगा। तो गौरी गंगा का जो उद्गम स्थान है वो है मिलन ग्लेशियर, मिलम, ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा। तो याद रखना, गौरी गंगा मिलने के लिए जाती है काली से। गौरी गंगा, गोरे और काले का भेद नहीं है। काली गंगा का मानना काले गोरे का भेद नहीं है, तो काले गोरे का भेद नहीं करती गौरी गंगा से मिलने के लिए। तो गौरी गंगा मिलन ग्लेशियर से निकलती है और काली नदी में मिल जाती है। और काली नदी का स्थान पड़ता है यहाँ पे जहाँ मिलती है जोल जीवी। तो जोल जीवी नामक स्थान पर काली
प्लस गोरी गंगा का मिलन होता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि गोरी गंगा और काली गंगा का मिलन कहाँ होता है। गोरी गंगा और काली गंगा का मिलन होता है जोलजीबी नामक स्थान पर। कहाँ पर होता है? जोलजीबी नामक स्थान पर। और इन्हीं के संगम पर जोलजीबी मेला लगता। यदि पूछा जाए जोलजीबी मेला कहाँ लगता, तो काली प्लस गोरी के संगम पर जोलजीबी मेला लगता। फिर जो काली नदी है ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद वो पीछे से यहाँ से चल कर आती है सरयू नदी। सरयू नदी, और यहाँ से सरयू नदी के पास ऊपर से चल कर आती है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। तो दोनों ही नदी, गोमती नदी और सरयू नदी, दोनों का मिलन होता है बागेश्वर में। यदि आपसे पूछा जाए कि गोमती और सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये बागेश्वर में होता है। और बागेश्वर से आगे चलती है सरयू नदी। कौन सी नदी चलती है बागेश्वर से आगे? ये चलती है सरयू नदी। और सरयू नदी का जो मिलन है वो काली नदी में होता है पंचेश्वर में। पंचेश्वर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सरयू नदी किस स्थान पर काली नदी में मिलती है, तो सरयू नदी पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। फिर काली नदी आगे बढ़ती है। फिर यहाँ से आती है लधिया नदी। कौन सी नदी? लधिया नदी। लधिया, लधिया नदी। और जो लधिया नदी है ये चूका नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? चूका नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। एक बार फिर से आप लोगों से पूछा जाएगा लधिया नदी किस स्थान पर काली नदी मिलती है, तो चूका नामक स्थान पर, चूका नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो काली नदी है उसकी अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो अंतिम सहायक नदी हो जाएगी लधिया नदी। और प्रथम पूछा जाए तो हो जाएगी कुठ्यांगटी नदी। और ये उत्तराखंड की अंतिम नदी भी है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना। उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है, तो लधिया नदी है। उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है? लधिया नदी है। और काली नदी की भी अंतिम सहायक नदी लधिया नदी है। इसके बाद जो काली नदी है ये आगे बढ़ती है और नेपाल की ओर चली जाती है। किसकी ओर चली जाती है? नेपाल की ओर। किसकी ओर चली जाती है? नेपाल की। और यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये काली नदी है। और जो काली नदी की लंबाई है वो लगभग 252 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर लंबाई है इसकी? 252 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और ये सबसे अपवित्र नदी मानी जाती है। अपवित्र। यदि पूछा जाए उत्तराखंड की अपवित्र, सबसे अपवित्र नदी कौन सी है, तो काली नदी है। और यदि आप लोगों से पूछ ले जाओ उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, पवित्र नदी या कुमाऊं की गंगा, कुमाऊं की गंगा, वो कहते हैं सरयू नदी को, सरयू नदी। तो दोनों ही फैक्ट याद रखनी है। यदि अपवित्र की बात करें जाए तो काली नदी को सबसे अपवित्र माना रहा है। और यदि पवित्र नदी या कुमाऊं की गंगा पूछे आप लोगों से, हो जाएगी सरयू नदी। क्या हो जाएगी? सरयू नदी। नेक्स्ट देखते हैं जो काला पानी है। मैंने आपको भी समझा था मैं आपके द्वारा। तो जो काला पानी है वो जक्सर श्रेणी के पूर्व में स्थित है। जक्सर श्रेणी के कहाँ पे स्थित है? पूर्व में स्थित है। और जो काली नदी है वो भारत और नेपाल, भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ जाती है। और यह उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। यदि आपसे पूछे जाए उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है काली नदी। और मैंने आपको बताया इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 252 किलोमीटर। फिर आता काली नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। सबसे पहला था कुठ्यांगटी नदी, और यह काली नदी की प्रथम सहायक नदी है। यदि आपसे पूछा जाए कि काली नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो हो जाएगी कुठ्यांगटी प्रथम सहायक नदी है। और इसका जो उद्गम है वो जक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से होता है। मैंने आपको बताया था जक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से ये निकलती है। और गूंजी नामक स्थान पर ये काली नदी में क्या जाती है? मिल जाती है। कौन से स्थान पर? गूंजी नामक स्थान पर। फिर नेक्स्ट आती है सहायक नदी पूर्वी धौली गंगा। यदि हम पूर्वी धौली गंगा की बात करते हैं
तो इसका जो उद्गम है वो गोवन खाना हिमनद से होता है, गोवन खाना हिमनद से होता है। और यह है पिथौरागढ़ जिले में खेला नामक स्थान या तवा घाट में, खेला नामक स्थान या तवा घाट नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है, यदि कुल लंबाई आपसे पूछी जाए पूरी धौली गंगा की, वो 91 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं गौरी गंगा। जो गौरी गंगा इसका उद्गम स्थल मिलन, क्योंकि यह मिलने के लिए जाती है। गौरी गंगा किससे मिलने के लिए जाती है? काली से। तो इस प्रकार से आपको याद रखना कि गौरी काली से मिलने के लिए जा रही है, तो मिलन ग्लेशियर का क्या होगा? उद्गम। तो मिलन ग्लेशियर का उद्गम होता है। और गौरी गंगा व काली गंगा का जो संगम होता है जोलजीबी नामक स्थान पर। कहाँ होता है? जोलजीबी नामक स्थान पर। और यहीं पर जोलजीबी मेला भी लगता है। और यदि गौरी गंगा की लंबाई की बात करते हैं तो उसकी जो लंबाई है वो 104 किलोमीटर। गौरी गंगा की लंबाई कितनी है? 104 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आता है सरयू नदी। जो सरयू नदी है यह काली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यदि आपसे पूछा जाए काली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वह कौन सी हो जाएगी? सरयू नदी। कौन सी हो जाएगी? सरयू नदी। और इसी में गोमती नदी बागेश्वर में मिल जाती है। काली नदी को सबसे ज्यादा पानी देने वाली कुमाऊं की पवित्र नदी कौन सी है? सरयू नदी है। इसी में पूर्वी रामगंगा, पनार नदी आदि मिलती है। और गोमती नदी बागेश्वर में सरयू नदी में मिल जाती है। एक बार फिर से गोमती नदी बागेश्वर में सरयू नदी में मिल जाती है। सरयू नदी की जो लंबाई है वो कुल कितनी है? 146 किलोमीटर। सरयू नदी की लंबाई कितनी है? 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी रामगंगा। जो पूर्वी रामगंगा इसका जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल नामिक ग्लेशियर। पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल नामिक ग्लेशियर। और यह है रामेश्वर तीर्थ में सरयू नदी मिल जाती है। तो आप लोगों से पूछ जाएगा कि जो पूर्वी रामगंगा उसका जो मिलन है वो सरयू नदी में कहाँ होता है? ये होता है रामेश्वर तीर्थ में। सरयू नदी व पूर्वी रामगंगा का संगम कहाँ पे होता है? रामेश्वर तीर्थ में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पिथौरागढ़ में स्थित हिमनद। जो प्रमुख हिमनद है, काली हिमनद पिथौरागढ़ में स्थित है। मिलम ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? गौरी गंगा कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है। फिर आता है नामिक ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? पूर्वी रामगंगा। तो याद रखना कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। फिर हीरामणि ग्लेशियर, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। पेंटिंग ग्लेशियर, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिनोरा ग्लेशियर, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। और रालम ग्लेशियर, ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है। फिर लास्ट लासार हिमनद, ये कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो वन लाइनर आप लोगों से डायरेक्ट ही पूछ ले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कुंड। यदि कुंड की हम बात करते हैं तो 4 कुंड। सबसे पहला थमरी कुंड, फिर महेश्वर कुंड, और पार्वती कुंड, और मेसर कुंड। ये 4 कुंड पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। फिर आती है प्रमुख घाटियां, जोहार घाटी, फिर आता दारमा घाटी, फिर आता व्यास घाटी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि दारमा घाटी और व्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दारमा घाटी व व्यास घाटी को जोड़ने वाले दर्रे का नाम पूछा जाएगा आप लोगों से। तो इन दोनों को जोड़ता है सिनाल दर्रा। कौन सा दर्रा? सिनाल दर्रा इन आपस में जोड़ता है। फिर आता चौदस घाटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस घाटी से भी आप लोगों से प्रश्न बना हुआ। चौदस घाटी, इसमें क्या है? इसके अंदर ना 12 वर्ष में एक फूल खिलता है। 12 वर्ष में क्या खिलता है? एक पौधा खिलता है जिसका नाम होता है कंडाली पौधा। इस घाटी के अंदर ही खिलता है वो। चौदस घाटी में कंडाली नामक पौधा खिलता है। और इसीलिए ये 12 वर्ष बाद खिलता है, इसीलिए 12 वर्ष बाद ही कंडाली महोत्सव मनाया जाता है। कंडाली महोत्सव। यदि आपसे पूछा जाए कंडाली महोत्सव कौन सी घाटी मनाया जाता है, तो चौदस घाटी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? चौदस घाटी में ये मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंडाली पौधा खिलता है। और जो स्थानीय लोग होते हैं, जनजाति के होते हैं, रोग जनजाति एक जनजाति होती है यहाँ पे,
रोग जनजाति। रोग जनजाति क्या करती है, ये तलवार और डंडे के द्वारा इस पौधे को नष्ट करती है। इसमें 48 में सबके सब नए नए कपड़े पहनकर और इस पौधे को नष्ट करने के लिए चल जाते हैं। और ऐसा माना जाता है यह एक प्रतीकात्मक जीत होती है इनकी। क्या होती है, प्रतीकात्मक। इस अच्छाई का प्रतीक माना जाता है इस पौधे को नष्ट करना। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स, बिरथी जलप्रपात, यहाँ से सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, अभी तक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जलप्रपात यही पूछा जाता है, बिरथी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। अभी तक यही पूछेगा ज्यादातर। फिर मुनस्यारी जलप्रपात, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर हरिकोटा जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। भुरमुनी जलप्रपात ये पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर तुनखोला जलप्रपात ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अब आता है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित प्रमुख बुग्याल। तो सबसे पहला आता है पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहर बुग्याल या खलिया टोप बुग्याल। आप लोगों से सीधे पूछ रहा है खलिया टोप बुग्याल कौन से जनपद में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्या पूछ ले जाएगा, नामिक बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। आप लोगों से ऐसे पूछा जाएगा। छिपला कोट बुग्याल ये पिथौरागढ़ में स्थित है। रहाली बुग्याल ये पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है लड़ी पांगती बुग्याल, ये भी एग्जाम से बन चुका है, तो ये भी आपको याद रखना। लड़ी पांगती बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। थाला बुग्याल, कौन सा, थाला बुग्याल ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बरम बुग्याल पिथौरागढ़ में है। और दारवा बुग्याल ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट आता अस्कोट वन्य जीव विहार। आप लोग सीधा पूछ ले जाएगा अस्कोट वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। स्थापना की बात करते हैं तो 1986 में इसकी क्या की गई है, स्थापना। तो अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना यदि पूछा जाए तो कब की गई, 1986 में। स्थित कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और इसमें जो वन्य जीव पाए जाते हैं वो पाया जाता है स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मर्ग, पहाड़ी तितर और मोनाल आदि इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ से आपको एक फैक्ट याद रखना, यह कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों से पूछा जाएगा कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि कौन सा वन्य जीव विहार कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है अस्कोट वन्य जीव विहार। किसके लिए, कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक 67 कस्तूरी मर्ग मिले थे। यदि पूछा सर्वाधिक कस्तूरी मर्ग कहाँ पर मिले हैं, तो अस्कोट वन्य जीव विहार में मिले हैं। और कितने मिले, लगभग 67। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रमुख व्यक्ति। सबसे पहला आता है डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, इनका जो जन्म है वो 1 मार्च 1961 को 1 मार्च 1961 को अस्कोट पिथौरागढ़ में हुआ है। और पीताम्बर अवस्थी को नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर पीताम्बर को जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी जरूरी है, जिंदगी जरूरी है नशे पर, यानी कि नशा जरूरी है, जिंदगी जरूरी है। फिर अब पंचप्रिया परछाई ये भी इन्हीं की रचना। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्ति है पंडित नैन सिंह रावत। पंडित नैन सिंह रावत, तो इनका जो जन्म हो 1830 में हुआ। 1866 में नेपाल सीमा से लहासा तक इन्होंने सर्वेक्षण किया था। नेपाल सीमा से लेकर लहासा तक जो सीमा है उसका उन्होंने सर्वेक्षण किया था। इसलिए ना जो ब्रिटिश सरकार ने ना कैम्पोनियन ऑफ इंडियन अंपायर की उपाधि दी है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कैम्पोनियन ऑफ इंडियन अंपायर की उपाधि किसे दी गई है, तो दी गई है नैन सिंह रावत को दी गई है। नेक्स्ट है लंदन ट्रेल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इन्हें पैटनस गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। और 2004 में नैन सिंह रावत के नाम पर
डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोगों से पूछने जाएगा कि जो पंडित नैन सिंह रावत था इन कब डाक टिकट जारी किया गया, इनके नाम पर कब डाक टिकट जारी किया गया, तो ये हो जाएगा 2004 में। एक बार फिर से पंडित नैन सिंह रावत के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 2004 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाता। नेक्स्ट आता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। यदि हम त्रिलोक सिंह बसेड़ा की बात करते हैं तो जिनका जन्म वो 1934 में होता है। कब होता है? 1934 में भंडारी गांव पिथौरागढ़ में होता है। और 1962 में एशियन गेम्स जकार्ता में आयोजित किए गए, जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था 1962 में। और स्वर्ण पदक जीतते समय ये उस टीम का हिस्सा थे, उसी टीम का कहते हैं हिस्सा थे। और 1962 में एशियन गेम्स के बाद जब एशियन गेम्स समाप्त हो जाते हैं तो इन आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से पूछ ले जाएगा, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। 9 नवंबर 2014 को त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में इन देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार कब दिया जाएगा, तो आप लोगों से कब पूछा जाएगा, तो आपको आंसर हो जाएगा 2014 को दिया जाता। नेक्स्ट आता हंसा बंडाल शर्मा। जो हंसा बंडाल शर्मा इनका जन्म आजादी के समय होता है 1947 के आसपास इनका जन्म होता है और पिथौरागढ़ में होता है। कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में। और यह भारत की पहली भारोत्तोलक कोच थी, भारोत्तोलक कोच थी। और हंसा बंडाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्हें उत्तराखंड की ओर से पहली बार ये प्रथम महिला जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था 2001 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2015 में हंसा बंडाल को देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि हंसा बंडाल को देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो कब किया गया है? 2015 में। कब किया गया है? 2015 में। नेक्स्ट आता चंद्रप्रभा एतवाल। जो चंद्रप्रभा एतवाल है इनका जो जन्म 1941 में होता है पिथौरागढ़ में। और जो पर्वतारोही एक टीम बनती है 1984 में एवरेस्ट चढ़ाई के लिए, तो उसका ही हिस्सा होती है, उसका क्या होती है? अभियान का हिस्सा होती है। और इसीलिए इन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो ध्यान रखना है, अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 1984 मिला। किस चीज के लिए मिला है? पर्वतारोही क्या है? पर्वतारोही है। और पद्मश्री 1990 में ना पद्मश्री दिया जाता है और 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, और जो हमारा पिथौरागढ़ जनपद है वह कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ हम डिस्कस करेंगे और वह वीडियो आपको जरूर देखना है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।